गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हमने पिछले वीडियो में यह समझ लिया था कि ये प्रकाश है क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा सुनिए। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के ठोस तल या परावर्तक तल पर टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग इसी माध्यम में यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप फिगर से समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक मिरर है, दर्पण है, जिसमें यहाँ पर एक लेप लगा हुआ है। ये लेप आपका सिल्वर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड या किसी भी ऑक्साइड का हो सकता है। तो ये मिरर बन जाता है। हम इसको M1 M2 नाम दे देते हैं, M1 M2। ये देखिए प्रकाश की किरण है जो कहीं से चल करके दर्पण के इस बिंदु पर आ रही है। जब प्रकाश किरण इस बिंदु पर माने दर्पण के इस बिंदु पर आएगी तो ये प्रकाश किरण यहाँ से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वास्तव में यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, ये प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आई है उसी बिंदु पर इस पृष्ठ के लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसे अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, इसलिए एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक बार फिर परिभाषा सुनिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के ठोस तल या परावर्तक तल पर टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए, जो प्रकाश किरण दर्पण पर आती है उसे आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरण दर्पण पर आती है उसे आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। आपतित किरण हम लिख दे रहे हैं। और जो प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर वापस लौटती है उसे परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। हम इसे परावर्तित किरण लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपतित प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आती है, आपतित प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि ये बिंदु आपका आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये आपका अभिलंब हो गया, अभिलंब अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण। और यहाँ देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या ऐसे कह सकता है प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा दीजिए। इसके अलावा कह सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम भी लिखे। यदि आपसे पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा दीजिए, तो आप प्रकाश के परावर्तन की संपूर्ण परिभाषा दे देंगे और ये पूरा आप फिगर बना देंगे। आपको पूर्ण नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। देखें,
फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए। प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के ठोस तल या परावर्तक तल पर टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देखिए, अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, इसका अर्थ हुआ कि कुछ भाग वापस नहीं लौटता है। अर्थात हमारा कथन यह है, जैसे परिभाषा में ही कहा गया है कि अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तो अधिकांश भाग का इसका अर्थ ये भी हो रहा है कि क्या कुछ भाग नहीं भी लौटता है? तो हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि हाँ, कुछ भाग परावर्तित नहीं होता है, कुछ भाग ये पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कितना अवशोषित करेगा यह पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब जैसे अगर हम मान लीजिए दर्पण ले लेते हैं, तो दर्पण लगभग 98% प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है, परंतु 2% प्रकाश किरण को परावर्तित नहीं करता, बल्कि क्या करता, अवशोषित कर लेता है। अन्य देख लीजिए, इसकी परिभाषा एक बार पुनः ध्यान सुन लीजिए। जो प्रकाश किरण दर्पण पर आता है, आपतित होता है, उसे आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, और वह प्रकाश किरण जो दर्पण पर टकरा कर वापस लौटता है उसे परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर गिरता है, दर्पण के जिस बिंदु पर आता है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब अभिलंब की परिभाषा देख लीजिए। आपतन बिंदु पर पृष्ठ मतलब दर्पण के पृष्ठ के, आपतन बिंदु पर दर्पण के पृष्ठ पर एक काल्पनिक लंबवत रेखा खींची जाती है, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। बस आपको इतना लिख देना होगा, और इससे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और ये फिगर, इतना से आपका संपूर्ण उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश के परावर्तन, जैसे प्रकाश का परावर्तन ये है, तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार भी होते हैं। तो हम आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। इसे मिटा देते हैं, आप ध्यान देखिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक है आपका नियमित परावर्तन, एक दूसरा आपका विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। पहला देखें क्या है, पहला है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप इसे दिमाग में रख लीजिएगा। देखें क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, यदि प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है, यदि प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है, तो उसे हम लोग नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कई किरणें जो कि अनंत से आ रही है, अनंत से आती है प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर ली जाती हैं। तो ये हम 2-3 प्रकाश किरण आपके सामने दिखाए हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए, समझने का भी प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये हमारे पास मान लेते हैं कि 3 प्रकाश किरणें आ रही हैं जो कि एक समतल पृष्ठ पर आपतित हो रही हैं। आपतित होने का अर्थ होता है आना। ये जब इस पृष्ठ पर आपतित होंगी तो ये प्रकाश किरणें कुछ इस तरह से आगे मैंने परावर्तित होकर के आगे निकलेंगी। तो ये देखिए आप, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका फिगर भी आप समझ गए होंगे। एक दूसरा है आपके पास अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। देखिए दूसरा क्या है, अनियमित
परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब देखें अनियमित परावर्तन को हम लोग अंग्रेजी में इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अनियमित परावर्तन हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्यों ऐसे लिख देते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, आप पूरी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। देखें अनियमित परावर्तन क्या होता है। अभी तक आपने देखा कि नियमित परावर्तन में किसी समतल पदार्थ से, यानी कि समतल पदार्थ से प्रकाश का परावर्तन हुआ था। इस बार क्या होगा, पदार्थ आपका समतल नहीं होगा, यानी कि जो पृष्ठ होगा वो समतल नहीं होगा। ये देखिए ये पृष्ठ क्या समतल है, नहीं है, ये पृष्ठ समतल नहीं है। तो इस पर भी हम प्रकाश की किरणें देख लेते हैं। एक प्रकाश की किरण हम यहाँ से ले लेते हैं, एक प्रकाश की किरण हम यहाँ से ले लेते हैं, एक और प्रकाश की किरण हम यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए तीर का निशान लगाना अति आवश्यक है जब भी प्रकाश किरण आप लें। अब ये देखिए यहाँ पर पृष्ठ क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है। ये पृष्ठ लंबवत हो रहा है तो ये प्रकाश किरण इसी पर लगभग वापस चला जाएगा और ये प्रकाश किरण लगभग यहाँ पर कहीं जाएगा। और अगर हम इस प्रकाश की बात करें तो ये लगभग यहाँ कहीं चला जाएगा। इस प्रकार से यह क्या कहलाएगा, अनियमित परावर्तन कहलाएगा। यानी कि परिभाषा आप देखें क्या होगा इसका, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो हम उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक बार देखें फिगर प्रकाश के परावर्तन का। ये हमने बनाया था दर्पण, ये हम लोग पेंट कर दे रहे हैं किसी ऑक्साइड से, सिल्वर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड से। ये आपतित प्रकाश किरण है, ये परावर्तित प्रकाश किरण है। ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची जाती है, आपने उसे पढ़ा कि उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो आप नियम समझने का प्रयास करिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में अगर हम करें, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं आप, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ लाइट। देखें प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। प्रथम नियम, प्रथम नियम, ये हेडिंग डालने का तरीका भी आप दिमाग में रखिए। पहला नियम क्या है, देखें इस प्रकाश किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। तो ये देखिए आपतित प्रकाश किरण होगा, ये क्या होता है, परावर्तित प्रकाश किरण होता है। आपतित प्रकाश किरण को हम लोग अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं और परावर्तित प्रकाश किरण को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो देखिए आप, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब। फिर से सुनिए, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला
नियम है, प्रथम नियम है। एक दूसरा भी आप दिमाग में रखें, आप इस कोण को क्या कहते थे और इस कोण को क्या, ये देखिए आपतित प्रकाश किरण है, तो यहीं से आप नाम याद रख सकते हैं, आपतित किरण, ये हो गया आपतन कोण। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण, जिसका नाम याद रख सकते हैं आपतन कोण। आपतित से आप नाम दिमाग में बैठा सकते हैं। ये देखिए क्या परावर्तित किरण, तो इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। यहाँ से आप नाम बैठा लीजिएगा दिमाग में, ये परावर्तित किरण, ये कोण का नाम क्या होगा, परावर्तन कोण। अब दूसरा नियम आप ध्यान से सुनिए, क्या देखें, द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम क्या, यह भी आपने इस एंगल का नाम क्या रखा है, आपतित, तो आपतन कोण। तो देखिए ध्यान से, क्या नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप इस हेडिंग में लिख लीजिएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात करके भी आप लिख सकते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आप इसे घेर लीजिएगा नीचे लिख करके। अभी प्रकाश के परावर्तन का नियम भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। एग्जाम में आता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन का आप नियम भी दीजिए या लिखिए। तो आप प्रकाश के परावर्तन की एक सटीक परिभाषा लिख लीजिएगा, और जो पीछे फिगर हमने इस तरह का बताया था वो फिगर लीजिएगा, और दोनों नियम आप स्पष्ट हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण। देखिए दर्पण क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगली हेडिंग क्या होगी हमारे पास, दर्पण। तो हम ये पूरा मिटा देते हैं, आप बहुत ध्यान से देखें। दर्पण होता क्या है, हम सभी दर्पण देखे हैं, रोजाना हम लोग दर्पण उपयोग में लाते भी हैं। जैसे चेहरा देखने के लिए हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो फिर ये होता क्या है, हमने देखा होगा कि जो चेहरा देखने वाला दर्पण, वो हम लोग शीशा कह लेते हैं, लेकिन वो दर्पण ही कहा जाता है, अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। उसमें क्या होता है, कांच होता है, उसमें क्या होता है, कांच होता है। और हम लोग देखे होंगे कि उस कांच के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगी होती है। परावर्तक पॉलिश में सिल्वर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड आप ले सकते हैं। तो देखें क्या होता है, दर्पण की परिभाषा, जब किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच, जब किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच के किसी एक पृष्ठ, चाहे इधर चाहे इधर, चाहे इधर चाहे इधर, के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश में जैसे सिल्वर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड परावर्तक पॉलिश लगा देते हैं, यानी उसी से पेंट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारा दर्पण, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, जब किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच के किसी एक पृष्ठ पर, चाहे इधर चाहे इधर, के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगा देते हैं, परावर्तक पॉलिश में सिल्वर ऑक्साइड लेड ऑक्साइड ले सकते हैं, परावर्तक पॉलिश लगा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ये देखिए क्या होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दर्पण अंग्रेजी में हम लोग इसे मिरर कह लेते हैं। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला हम आपको बता देते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, अभी परिभाषा आप समझिए। समतल दर्पण में जो कांच लिया गया था वो प्लेन होना चाहिए, यानी कि जब किसी समतल पारदर्शी पदार्थ के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपके पास एक प्लेन यानी कि समतल कांच है। अगर हम इस समतल कांच पर, ऐसे समझिएगा कि इस तरह से आपके पास कांच है,
उसके किसी एक पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, परावर्तक पॉलिश लगाएंगे सिल्वर ऑक्साइड लेड ऑक्साइड का। ये देखिए आप, हम इसे पेंट कर देते हैं। पेंट किससे किया गया है, सिल्वर ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड, या आप कह सकते हैं किसी भी ऑक्साइड का लेड होना चाहिए। हम इसे प्रदर्शित कर देते हैं M1 और M2। ये आपके पास क्या है, समतल दर्पण है। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी। एक दूसरा है आपके पास गोलीय दर्पण। दूसरा देखें क्या है, मिटा देते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण को हम लोग अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है आप समझिए। ये देखिए आपके पास कोई गोला है, ध्यान रखिएगा कि गोला और वृत्त में अंतर होता है, तो हम इसे बता रहे हैं क्या है, ये गोला है। अब इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए कि ये इस तरह से एक गोला है। गोला का मतलब होगा जैसे फुटबॉल। फुटबॉल आपने देखा ही होगा कि फुटबॉल क्या है, गोला है। गोला और वृत्त में अंतर देख लीजिए। गोला आपका क्या हो गया, फुटबॉल हो गया। और अगर हम लोग वृत्त देखें तो जैसे साइकिल की रिम ले लीजिए या टायर ले लीजिए। टायर क्या है, वृत्त है। ये कोई वृत्त नहीं बना हुआ बल्कि क्या है, ये गोला है। एकदम तावा आप जैसा समझ सकते हैं इसको। आप देखिए गोलीय दर्पण की परिभाषा बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारे पास गोला है, इस गोले में दो पृष्ठ होता है। आप ध्यान से समझिए, एक पृष्ठ दबा हुआ है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, एक पृष्ठ दबा हुआ है, अंदर से ये पृष्ठ क्या है, दबा हुआ है। तो जो पृष्ठ दबा हुआ होता है उस पृष्ठ को हम लोग अवतल पृष्ठ कहते हैं। अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ कहते हैं। और जो पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल पृष्ठ कहते हैं। उत्तल पृष्ठ कहते हैं। आप इसमें भी ऐसा ही लेंगे, ये नीचे से दबा हुआ जो पृष्ठ है ये क्या कहलाएगा, अवतल पृष्ठ। इधर से जो उभरा हुआ है ये क्या कहलाएगा, उत्तल पृष्ठ। अब आप देखिए ये पृष्ठ, ये गोला है किस चीज का, कांच का है। कांच का, शीशा का है। अब अगर ये कांच का ये हमारे पास गोला है तो हम इसके किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगाएंगे, जैसे सिल्वर ऑक्साइड। देखिए ध्यान से, अगर हम इसके अंदर वाले पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगा देते, ये देखिए परावर्तक पॉलिश से पेंट कर दे रहे हैं इसे। हमें अनुमान है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस गोलीय पारदर्शी पदार्थ में कांच, अगर हम इस गोली पारदर्शी पदार्थ के इस पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगा दिए हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। इस पर भी हम यहाँ पर देखें पेंट कर देते हैं, सिल्वर ऑक्साइड से कर देते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पण बन गया। यानी कि आप गोलीय दर्पण की एक और परिभाषा कर सकते हैं, ऐसा दर्पण जो वक्री होता है। वह दर्पण जो वक्री होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बार गोलीय दर्पण की परिभाषा फिर से सुनिए। देखिए, जब किसी गोलीय पारदर्शी पदार्थ के किसी एक पृष्ठ पर, चाहे दबे हुए चाहे उभरे हुए, के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगा देते हैं तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक का नाम है उत्तल दर्पण और दूसरे का नाम है अवतल दर्पण। यह आपका है उत्तल दर्पण और यह आपका दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। देखिए, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और अवतल दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये कौन मिरर है? कॉनकेव मिरर है। अब आप परिभाषा देखिए, उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या बनेगी? यहां आप देखिए, ऐसा गोली दर्पण, ध्यान से सुनिए, ऐसा गोली दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगी होती है। ऐसा गोली दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसकी एक दूसरी परिभाषा भी समझ लीजिए। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल से, यानी कि उत्तल पृष्ठ से, ये उत्तल पृष्ठ भी है देखें, जिसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। दो परिभाषाएं आप रखेंगे तो पर्याप्त रहेगा। चलिए हम लोग अवतल दर्पण की परिभाषा समझ लेते हैं। देखें, ऐसा गोली दर्पण, इसको देखते रहिए आप, ऐसा गोली दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ पर, यदि उभरा हुआ तल मतलब उत्तल, उसे उभरा उसे उत्तल, दिमाग बैठाएंगे तो बैठ जाएगा। ऐसा गोली दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ से पर, यानी कि पृष्ठ पर प्रकाश, फिर से, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, यानी कि उत्तल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप दूसरे ढंग से भी परिभाषा दे सकते हैं। ऐसा देखिए, ये परावर्तक पॉलिश ये आपका उभरे हुए तल से लगा है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई दर्पण या इस तरह से पेंट भी करेंगे, लेप लगाएंगे, तो हमेशा दाहिनी तरफ से ही आप लगाएंगे, बाएं तरफ से आप लेप नहीं लगाएंगे, यानी कि जो पेंट करेंगे आप दाहिनी तरफ से करेंगे। अब देखिए, जो यहाँ पर परावर्तक पॉलिश लग गई है वो क्या है? उभरे हुए पृष्ठ पर लग गई है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो इधर से होगा। प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? दबे हुए तल से होगा। तो इसका मतलब प्रकाश अगर इस तरह से आता है तो प्रकाश यहाँ पर कहीं लौट जाएगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन किस तल से हो रहा है? दबे हुए तल से, यानी कि अवतल पृष्ठ से हो रहा है, कॉनकेव सरफेस से हो रहा है। ये अंग्रेजी में हम इसको कॉनकेव सरफेस कहेंगे, इसको कॉन्वेक्स सरफेस कहेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक और परिभाषा आप अवतल दर्पण की समझ लीजिए। जब प्रकाश का परावर्तन, ऐसा गोली दर्पण, फिर से समझिए, ऐसा गोली दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। हमें अनुमान है कि ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं। अगले हेडिंग का नाम होगा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हम लोग इसी गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, वस्तु भी पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं वो भी पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगली हेडिंग होगी दर्पण से, उसे गोली दर्पण कहेंगे, आप स्फेरिकल मिरर कहेंगे। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषा कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा परिभाषा नहीं है, 7-8 परिभाषाएं कुल मिलाकर निकलेंगी। चलिए हम लोग पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितनी परिभाषाएं बनेंगी। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक दर्पण है, आप इसको पहचान भी सकते हैं, पहचानने का प्रयास भी कर सकते हैं कि अभी दर्पण है कौन सा। देखिए अभी लेप लगा है, लेप लगेगा तब पता चलेगा ये दर्पण कौन सा। ये देखिए सिल्वर ऑक्साइड का हम लेप लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, यह कौन बन गया? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अब आप एक और दर्पण बना देते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें भी हम पेंट कर देते हैं। आप देखिए यह आपका हो गया उत्तल दर्पण। तो आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए, एक सिरा यहाँ पर, एक सिरा यहाँ। ध्यान रखिए कि ये कोई पाई नहीं है, ये कोई रेखा नहीं है, बल्कि आप इसे इस प्रकार से पूरा मानेंगे। ये किसी दर्पण का कटा, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। इस तरह से जैसे आप तावा देखे होंगे, तावा का एक पृष्ठ होता है
थोड़ा सा उभरा हुआ, एक पृष्ठ थोड़ा सा दबा हुआ, तो ये पूरी तरह से तावा के हिसाब से ही आप समझिए। आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो अंदर से पृष्ठ है, इधर से नहीं इधर से जो पृष्ठ है, इस संपूर्ण पृष्ठ को हम लोग परावर्तक तल कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। देखें, यानी कि दर्पण का वह भाग जहां तक प्रकाश का परावर्तन होता है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। देखिए, परावर्तक तल के मध्य बिंदु यहाँ कहीं निकलेगा, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसलिए इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया, और दर्पण के इसी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि ध्रुव इधर से नहीं लिया जाएगा, ध्रुव जो भी लिया जाएगा इधर से, जिधर से परावर्तन होगा प्रकाश का उधर से एकदम ये पृष्ठ लिया जाएगा। हमें अनुमान है कि आपको दो परिभाषा समझ में आ गई होगी। हम सोच रहे हैं कि यहाँ हेडिंग डाल दें। एक हो गया आपका पहला नंबर हो गया परावर्तक तल, एक दूसरा आपका है ध्रुव। यह आपका हो गया ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में हम लोग पोल कहते हैं। परिभाषा आप लिख लीजिएगा। एक तीसरा हम लोग परिभाषा ले लेते हैं। देखें, इस बार हम लोग लेंगे वक्रता केंद्र। देख लीजिए, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंग्रेजी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण। ये दर्पण आप देखिए ध्यान से, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये कोई गोला मानिए, दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए, जैसे अगर हम इस दर्पण को ले लेते हैं, ये देखिए दर्पण कभी बना रहा है, जब पहले कभी रहा होगा तो ये क्या रहा होगा, एक गोला रहा होगा, और उस गोले का केंद्र तो होगा ही, वास्तव में वही केंद्र ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाएगा। आप अगर ये समझिए कि ये इस प्रकार से कहीं से कोई गोला बनेगा और इस गोले का यहाँ पर हम केंद्र मान लेते हैं, तो ये केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा याद हो गई होगी, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे नहीं, उसकी दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ भी आप ले सकते हैं, इस तरह से देखें, दर्पण में भी आप ले सकते हैं। यहाँ कहीं मान लेते हैं, क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब एक अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। चौथी हेडिंग है आपकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता एग्जाम में भी पूछ सकता है कि दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं, या दर्पण के ध्रुव या वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दीजिए। वक्रता त्रिज्या आप तनिक ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। वक्रता त्रिज्या क्या है, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यानी कि इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से, यहाँ से यहाँ तक दिखा रहे तो यहाँ भी नीचे दिखा दे रहे हैं, इसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ भी आप दिखा सकते हैं, देखें वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा किससे वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं। और अगली हेडिंग होगी मुख्य अक्ष। देखें आप ध्यान देखें, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ये मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, इन दोनों से होकर के जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो हम इसको देखें, खींच देते हैं। यह आपका एक ऐसा रेखा यहाँ पर ये खींचा गया है जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। तो हम इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष। वैसे यहाँ भी आप समझ सकते हैं, देखें दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हमें अनुमान है यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो आप अवश्य कमेंट कीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास होगी, अगली हेडिंग है मुख्य फोकस। अगली हेडिंग मिटा देते हैं, अगली हेडिंग है मुख्य फोकस। तो ध्यान से समझिए मुख्य फोकस क्या है। दर्पण फिर से बना देते हैं। मुख्य फोकस, अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, मुख्य फोकस। या आप मुख्य समझ ही रहे होंगे, इसमें भी एक मुख्य अच्छा आपके पास है, आप समझने का प्रयास कीजिए। इसमें पहले मुख्य फोकस क्या, मुख्य फोकस को हम लोग फोकस भी कर लेते हैं। देखिए ये मुख्य अक्ष है, समझिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, और ये दर्पण होगा तो काटती हुई प्रतीत होती है। फिर सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, हम दो ही प्रकाश किरण दिखा रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वक्रता के। आप यहाँ से भी परिभाषा एक बार चेक कर लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये देखिए दो प्रकाश किरण हम दिखा लेते हैं। मुख्य अक्ष, इधर हेडिंग मिटा देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर, यहाँ पर इसमें देखें ये दर्पण से कहीं इधर जाएगा और ये लगभग कहीं इधर, ये पीछे बढ़ा लेते हैं क्योंकि आगे कहीं पर काटेंगे नहीं। तो एक बार फिर समझे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन नहीं परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष को, यहाँ देखें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ देखें, या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो कंप्लीट परिभाषा क्या आ जाएगी मुख्य फोकस की? पुनः सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, यहाँ देखें, काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अगली हेडिंग होगी फोकस तल। अगली हेडिंग क्या है? फोकस तल। तो फिगर तो बना लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। फोकस तल यही समझते हैं। पहले देखें फोकस तल क्या होता है। ये देखें आप, यह यानी कि मुख्य फोकस, हम यही फोकस तल खींच देते हैं। देखें आप, बहुत ध्यान से देखिए, फोकस तल है। अगर यही फोकस तल है तो हम लोग परिभाषा भी अपने हिसाब से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। देखें क्या है, मुख्य फोकस पर स्थित वह तल, मुख्य फोकस पर स्थित वह तल जो मुख्य अक्ष के क्या होता है? लंबवत होता है। यहां भी देख लीजिए, मुख्य फोकस पर स्थित वह तल जो मुख्य अक्ष की क्या होता है? लंबवत होता है, उसे फोकस तल कहते हैं। यानी कि ये क्या है? फोकस तल है। फोकस तल, ये मुख्य फोकस, ये फोकस तल। तो अब आपकी अगली हेडिंग होगी फोकस दूरी। देख लीजिए फोकस दूरी, ये देखिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक बात फिर सुन लीजिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, मैंने यहां से लेकर के यहां के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको यहाँ ना दिखा करके यहाँ नीचे दिखा दिया जाता है। ये देखिए, ये क्या है आपका? फोकस दूरी। अंग्रेजी में इसको फोकल लेंथ कहते हैं। हमें अनुमान है कि आप समझ गए होंगे। ये दर्पण से संबंधित ये 5, 7, 8 परिभाषाएं पर्याप्त हैं। एक और परिभाषा हम आपको बता देते हैं, द्वारक। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। द्वारक क्या होता है? अपार्चर संभवतः कहते हैं अंग्रेजी में, से एक बार चेक कर लीजिएगा। अपार्चर, द्वारक। ये द्वारक क्या होता है? देखें, ये आपके पास दर्पण है, मिरर है। यहां पर अगर हम एक जीवा खींचे तो जीवा के हिसाब से भी परिभाषा दे सकते हैं हम लोग द्वारक की। वास्तव में ये जीवा ही क्या है? द्वारक है। यानी कि आप द्वारक की परिभाषा इस तरह से कर सकते हैं, दर्पण का वह भाग जहां तक प्रकाश का परावर्तन होता है, वास्तव में उसी को हम लोग द्वारक कहते हैं। यानी कि उसी को हम लोग परावर्तक तल भी कहते हैं। यानी कि संपूर्ण परावर्तक तल ही क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा, या उसका जीवा कह लीजिए, यही आपका द्वारक हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित इतनी परिभाषाएं पर्याप्त है। अब हम आपको बताएंगे आगे अगली हेडिंग होगी वस्तु। यानी कि ये जो वस्तु होगी, यह प्रकाश से संबंधित वस्तु के बारे में हम लोग गणना करेंगे। किताब, कॉपी, पेन, मेज, कुर्सी भी वस्तु ही है। लेकिन यहाँ देखें, फिर से एक हम मिरर बनाते हैं, आप देखें दर्पण बनाते हैं। ये आपके पास एक दर्पण है, ध्यान देखें। इसको हम इसके एक पृष्ठ पर हम पेंट कर देते हैं, यानी कि परावर्तक पॉलिश लगा देते हैं, जिसे हम आप लोग सिल्वर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का नाम दे सकते हैं।
आपको ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन ये लेगा साइड देख रहा हूँ। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई बिंदु है, यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु है या फिर कोई प्रकाश स्रोत भी आप इसे कर सकते हैं। अब देखें प्रकाश किरणें क्या होगी, इस बिंदु से चल रही है। मान लेते हैं वैसे तो एक ही किसी बिंदु से कई प्रकाश किरणें चल सकते हैं, लेकिन हम 2 ही प्रकाश किरण दिखाएंगे। ये हमारे पास क्या है, एक कोई बिंदु है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण चल रही है जो दर्पण पर देखें यहाँ पर आ रही है। एक और हम प्रकाश किरण ले लेते हैं, ये दर्पण के दूसरे बिंदु पर आ रहे हैं। तो प्रकाश किरण तीर का निशान आप अवश्य बनाइएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा, प्रकाश की किरण वो नहीं मानी जाएगी। अब आप वस्तु की परिभाषा, इसको हम लोग अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो लिख देते हैं, इसको हम लोग वस्तु कहते हैं। वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं। आप देखेंगे वस्तु क्या है, परिभाषा बना सकते हैं, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि आती हैं, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें दर्पण पर आती हैं, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम बिंब भी है, यानी कि बिंब कहते हैं। आप देखें अगला है हमारे पास प्रतिबिंब। अगली हेडिंग क्या है, प्रतिबिंब। आप वस्तु लिख लिए होंगे, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में। दूसरा आपके पास है प्रतिबिंब। वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, प्रतिबिंब। तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ये प्रतिबिंब क्या होता है। वस्तु से, प्रतिबिंब की परिभाषा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, ये प्रकाश किरण कहीं यहाँ आएगी और ये प्रकाश किरण कहीं यहाँ आएगी। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर, फिर से, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। और देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। एक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक दूसरा आपका है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग वर्चुअल इमेज या फिर हम इसी को इमेजिनरी इमेज भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। परिभाषा ध्यान सुनिए। वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से सच में मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। फिर से मिलती हुई प्रतीत नहीं, मिलती हैं, एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए एक बार परिभाषा यहाँ देख लीजिए, ये वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब ही है। तो फिगर से समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। एक और परिभाषा आप समझ लीजिए, वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे
आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप देखें ध्यान से, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। आप ध्यान देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास ये मुख्य अक्ष, आप जानते ही हैं, यहां कोई वस्तु रख देते हैं, यहां से 2-4 प्रकाश किरण, केवल 2 ही प्रकाश किरण दिखाएंगे, 2 प्रकाश किरण हम यहां से ले लेते हैं। अभी परावर्तन के पश्चात आप देख रहे हैं कि यहाँ कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, काटेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। तो वास्तव में ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यानी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और एक आभासी प्रतिबिंब के बारे में देख लीजिए, वो दूसरे दर्पण में दिखा देते हैं, यहाँ आप समझ लीजिए। ये देखिए आपके पास एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इसमें पेंट हम लोग हमेशा दाएं साइड से ही करेंगे, दाहिने तरफ से ही करेंगे, बाएं तरफ से कहीं भी आप नहीं करेंगे। ये आपके पास एक मुख्य अक्ष है, हम यहां से 2 प्रकाश किरण ले लेते हैं, एक प्रकाश किरण यहां से ले लेते हैं, वास्तव में यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर ही जाएगा, तो हम इसको यहां कहीं दिखा देते हैं। एक प्रकाश किरण हम इसके ध्रुव से ले लेते हैं, कि जितने कोण पर आएगा उतने कोण से वापस चला जाता है, इसके लिए आगे आपको हम नियम बताएंगे। तो ये दोनों प्रकाश किरण आगे कहीं नहीं मिलेंगे, हम इन दोनों प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी कि वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई, देखें काटेंगी नहीं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो हमें अनुमान है कि आपको प्रतिबिंब की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ लेते हैं। अगली हेडिंग होगी किरण आरेख खींचने के नियम, यानी कि प्रतिबिंब बनाने के नियम। लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब बनाने के नियम या किरण आरेख खींचने के नियम। देखिए किरण आरेख खींचने के 3 से 4 नियम हो सकते हैं। आप देखिए, पहला नियम किरण, हेडिंग है आपका किरण आरेख खींचने के नियम या प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। पहला नियम आप यहां समझिए, ये मान लीजिए आपके पास एक कोई दर्पण है, आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि ये आपके पास उत्तल दर्पण है। पहला नियम कह लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। ये आपके पास देखें अवतल दर्पण भी बना देते हैं, ये पेंट कर देते हैं सिल्वर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड से। ये आपका मुख्य अक्ष है, यहां भी हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, प्रथम नियम क्या है। यहां इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, पहले नियम में क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर अपवर्तन के पश्चात सदैव
मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो ये प्रकाश किरण हम यहाँ कहीं बता देते हैं जाएगी परावर्तित होकर के, तो इसको पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है। वास्तव में ये मुख्य फोकस है। एक बार प्रथम नियम में सुन लीजिए क्या लिखना है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, यहाँ भी देखें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या होकर गुजरती हुई देखें प्रतीत होती हैं। पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा नियम भी आप देख लीजिए, फिगर सही समझिएगा। द्वितीय नियम, फिगर भी बना देते हैं। आप देखें, ये आपके पास क्या है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, पेंड भी हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, यहाँ फिर से बनाते देखें, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ये लेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड से लेप भी हमने कर दिया, और ये मुख्य अक्ष भी खींच दिया गया। आप देखें दूसरा क्या है नियम, देखें अब यहां देखें, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, तो ये देखें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये नियम आप इस तरह से लिखेंगे, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, या इसमें देखें क्या करेंगे, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें। इस नियम में आप लिखेंगे मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें या मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, देख सकते हैं आप, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के आएगी या मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी, तो दर्पण पर परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां देख लीजिए, समझ में आ गया है। तो ये दो नियम आपका हो गया। एक तीसरा नियम हम यहां देख लेते हैं, क्या है, तृतीय नियम। तीसरा नियम, तृतीय नियम या फिर आप लिख सकते हैं तीसरा नियम। चलिए देखिए तीसरा नियम क्या है। फिर देखिए दर्पण बनाया जा रहा है और ये पेंट भी हो गया, आपको याद भी हो गया होगा कि ये किस चीज से पेंट किया गया होता है। यहाँ भी आपका एक दर्पण बना दिया गया है। देखें, ये आपको मुख्य अक्ष का नाम याद होना चाहिए, ये मुख्य अक्ष है। तीसरा नियम क्या है, आप देखें, ये सी है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखिएगा, ये भी सी है आपका, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहते हैं। देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण, समझिए, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है, तो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो आप इसमें लिखेंगे, यहां पर भी देख लीजिए, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये वापस जा रही है। तो आप देखें क्या कहेंगे तीसरे नियम में,
वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, तीसरे नियम में लिखेंगे, नियम में आप लिखेंगे वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें या वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। आपको इस सेटिंग में लिख लेना है, उसके बाद ये फिगर बना लेना सभी में। और एक हम आपको चौथा नियम भी बता देते हैं। 4 नियम आप दिमाग में रखेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। एनसीईआरटी में संभवतः 3 ही नियम दिया है। अब आप एक चौथा भी नियम देख लीजिए। आप इसको इस तरह से नियम 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे नियम 4 या चतुर्थ नियम या चौथा नियम लिख सकते हैं। देखें, यह आपका दर्पण बना रहे हैं। ये जो दर्पण है कौन सा दर्पण है? अवतल, फिर से उत्तल दर्पण है, क्योंकि परावर्तक पॉली जो है वो दबे हुए तल यानी कि अवतल तल से लगी हुई है, तो विपरीत वाला दर्पण आप दिमाग में बैठा सकते हैं। ये उभरा हुआ तल को उत्तल तल कहते हैं, दबे हुए तल को अवतल तल कहते हैं, अवतल पृष्ठ कहते हैं। जिधर पॉलिश लगी होगी उसके विपरीत वाला आप दर्पण नाम बता सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आप देखें, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये भी मुख्य अक्ष दोनों के लिए हो गया। इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको हम यहाँ पी लिख देते हैं। पी को अंग्रेजी में पोल माने ध्रुव को पोल कहते हैं, इसलिए इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। देखें, एक प्रकाश कण हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ भी एक प्रकाश कण दिखा दे रहे हैं। परावर्तन के पश्चात आप देख लीजिए, परावर्तन के नियम में आपने पढ़ा था, दूसरा नियम था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये देखें, प्रकाश किरण है, यह बिंदु P पर आ रहा है, यह अभिलंब का काम करेगा। अभिलंब से जितना कोण बनेगा उतने ही कोण से क्या होगा, वापस चला जाएगा नियम के अनुसार। तो आप यहाँ पर इस नियम में क्या लिखेंगे? इस नियम में लिखेंगे आप दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष से, दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष से जितने कोण पर कोई प्रकाश किरण आती है उतने ही कोण से वापस दूसरे साइड से उतने ही कोण से वापस लौट जाती है। दोनों में एक ही लिखेंगे। तो अब यहां से हो गया प्रकाश के प्रतिबिंब माने दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम या किरण आरेख खींचने का नियम। तो अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।